जय हिंद दोस्तों। परिवर्तन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज का क्लास हम लोग करंट अफेयर्स का क्लास आरंभ करेंगे। लाइव क्लास आप लोग का स्टार्ट हो गया है, सारे लोग जल्दी से जुड़ जाइए और फिर आज के करंट अफेयर्स को वन बाय वन क्वेश्चन वाइज हम लोग आगे बढ़ाते हैं। सारे लोग जल्दी से जुड़ जाइए। आज का क्लास इंपॉर्टेंट होने वाला है। संपूर्ण 2024 को हम लोग कवर करेंगे। इसका एक क्लास हम लोग पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को पिछले क्लास में हम लोगों ने कवर किया था। उसमें महत्वपूर्ण नियुक्तियां थी और तमाम चीजें थी। कुछ राजनीतिक घटनाएं, कुछ आर्थिक घटनाएं, कुछ राष्ट्रीय, कुछ अंतर्राष्ट्रीय, कुछ प्रदेश स्तर की घटनाओं को हम लोगों ने कवर किया था। आज के क्वेश्चन में कुछ राजनीतिक घटनाओं को देखेंगे, कुछ आर्थिक घटनाएं हैं और कुछ अन्य नियुक्तियों और निर्वाचन से संबंधित घटनाएं हैं। उस पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सारे लोग जल्दी से जुड़ जाइए और फिर हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए सारे लोग जल्दी से जुड़ जाइए और आज के क्वेश्चन का शुभारंभ करते हैं। आपको भी टाइम दिया जाएगा क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका मिलता है। सारे लोग कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट देते रहिए और क्वेश्चन का आंसर देते रहिए। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन को। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन बनेगा, किस तिथि को केंद्र सरकार के द्वारा संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस तिथि को केंद्र सरकार के द्वारा संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। 25 जून, 25 मई, 25 सितंबर या 25 मार्च। देखते हैं सही जवाब किसका आता है। जल्दी से सारे लोग जुड़ जाइए। पहले क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कि किस तिथि को सेंट्रल गवर्नमेंट ने संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया हुआ है। देखते हैं सही आंसर किसका आता है। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। संविधान हत्या दिवस, तो संविधान की हत्या कब की गई? स्वतंत्र भारत के इतिहास में देखेंगे तो आप पाएंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई कई बार। इसमें एक बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा गलत तरीके से किया गया था, दुरुपयोग किया गया था शक्तियों का, श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा। और जिस डेट को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था उसी डेट को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? हिंट हमने दे दिया है, देखते हैं सही जवाब कौन देता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है, आपका सही आंसर हो जाएगा 25 जून। क्या हो जाएगा? 25 जून आपका सही आंसर हो जाएगा। 25 जून 1975 को देश में इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया था, यानी संविधान के अनुच्छेद 352 का प्रयोग करवाया था। संविधान के अनुच्छेद 352 का प्रयोग किया गया था। एक प्रश्न यहां से बनता है, देखता हूं सही जवाब कौन देता है। कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब देते रहिएगा। बाकी इसके डिस्क्रिप्शन पे हम लोग चलते हैं। आज का क्वेश्चन है आपका कि भारत में अभी तक कुल कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो चुकी है? कितनी बार अनुच्छेद 352 का प्रयोग हो चुका है? जल्दी से सारे लोग आंसर दीजिए। तब तक हम इसके डिस्क्रिप्शन पे चलते हैं। तो 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। इसके डिस्क्रिप्शन पे चलते हैं हम लोग और डिस्क्रिप्शन में देखिए कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, उसको समझ लीजिए। पहला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। पहला पॉइंट कह रहा है पहला पॉइंट कह रहा है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार ने प्रतिवर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है। तो कब किया गया है? 25 जून को। इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा 11 जुलाई 2024 को अधिसूचना जारी किया गया। तो इसको अधिसूचित कब किया गया है? इसकी अधिसूचना जारी हुई है 11 जुलाई 2024 को कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। इसके अलावा 12 जुलाई 2024 को इसे इसे भारत के राजपत्र में, राजपत्र नहीं है राजपत्र है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है। इसको भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया
25 जून 1975 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करवाई गई थी और सत्ता का घोर दुरुपयोग किया गया था। तो यहाँ पर जो संविधान हत्या दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है, इसीलिए लिया गया है क्योंकि 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी अपना कुर्सी बचाने के लिए, अपनी सत्ता को बचाने के लिए, जेल में जाने से बचने के लिए उन्होंने देश को राष्ट्रीय आपातकाल में झोंक दिया था और हजारों लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, कोई जमानत नहीं हुई और लंबे समय तक आपातकाल बना रहा। लगभग 18 महीनों तक, 1.5 सालों तक आपातकाल की स्थिति रही और पूरा देश सैनिक तानाशाही में व्यस्त था। तो स्थिति बड़ी खराब थी और ऐसा माना जाता है कि ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी हत्या थी। इसीलिए इस डेट को लोकतंत्र की हत्या या संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। तो यहाँ पर एक प्रश्न और बनता है, देखता हूं सही जवाब कौन देता है। अभी पिछले प्रश्न का जवाब किसी ने दिया नहीं है। देश में अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कितनी बार हो चुकी है। एक प्रश्न और बनता है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जब 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने कराया था, तो किस कानून के तहत लोगों की गिरफ्तारियां की गई थी, किस अधिनियम के तहत लोगों की गिरफ्तारियां की गई थी और उनको कोई जमानत नहीं मिली। लगभग 18 महीनों तक ये लोग जेल में पड़े रह गए थे। तो उस कानून का नाम बताना है आपको। जल्दी से देखता हूं सही जवाब कौन देता है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि 18वें लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर के रूप में चुने जाने के बाद ओम बिरला ने 25 जून 1975 के आपातकाल की घोषणा पर एक निंदा प्रस्ताव 26 जून 2024 को पेश किया था। तो निंदा प्रस्ताव कब पेश किया गया था? तो 26 जून 2024 को पेश किया गया था। आप जानते हैं कि संसद में कई प्रकार के प्रस्ताव पेश किए जाते हैं, जैसे काम रोको प्रस्ताव होता है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव होता है, निंदा प्रस्ताव होता है, अविश्वास प्रस्ताव होता है, धन्यवाद प्रस्ताव होता है, कटौती प्रस्ताव होता है। बहुत सारे प्रकार के प्रस्ताव होते हैं। उसी में से एक प्रस्ताव होता है जिसको निंदा प्रस्ताव कहा जाता है और इसका मूल उद्देश्य होता है किसी मुद्दे की निंदा करना। तो यहाँ पर इसकी निंदा करने के लिए प्रस्ताव पेश किया गया था 18वें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा। तो ये जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी, ये इसीलिए किया गया क्योंकि देश को आपातकाल में झोंक दिया गया था। 25 जून 1975 को गलत तरीके से संविधान का दुरुपयोग करते हुए, शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए ये आपातकाल लगाया गया था। तो हमारे प्रश्न का उत्तर अभी तक नहीं आया, किसी ने अभी तक जवाब नहीं दिया कि देश में अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कितनी बार हो चुकी है। तो इसमें इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा 3 बार हुआ है। पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई थी 1962 में, भारत और चाइना वार के दौरान, भारत और चीन युद्ध के दौरान किया गया था। दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई थी 1971 में, भारत और पाकिस्तान युद्ध के दौरान जब बांग्लादेश बना था। और तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 25 जून 1975 को किया गया था। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन जो हमने किया कि राष्ट्रीय आपातकाल की जब घोषणा की गई तो किस अधिनियम के तहत लोगों की गिरफ्तारियां की गई थी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा MISA, जिसको शॉर्ट में हम लोग मीसा बोलते हैं, यानी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम इसको कहा जाता है। तो उस समय ये कानून चल रहा था, 1972 का कानून था और इसी कानून के तहत सारी गिरफ्तारियां की गई थी। उसके बाद ये जब कानून समाप्त होता है तो एक नया कानून आता है इस संबंध में, जिसको हम रासुका बोलते हैं, NSA बोलते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। और जब NSA समाप्त किया गया तो टाडा लाया गया, टाडा समाप्त हुआ तो पोटा आया, पोटा समाप्त हुआ तो वर्तमान समय में जो इस तरह का कानून चल रहा है, निवारक कानून, वो है UAPA, UAPA, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। वर्तमान समय में इसी कानून के तहत सारी कार्रवाइयां की जाती हैं। अभी जब जम्मू कश्मीर से 370 हटा था, उसके 24 घंटे के पहले वहां के 2 नेताओं को, महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला को नजरबंद कर दिया गया था। और ये नजरबंदी इसी कानून के तहत की गई थी जिसको हम UAPA के नाम से जानते हैं। तो मीसा कानून के तहत उस समय गिरफ्तारियां की गई थी। तो बात क्लियर हो गई होगी कि संविधान हत्या दिवस क्यों मनाने की घोषणा की गई है, क्योंकि यहां पर शक्ति का दुरुपयोग करते हुए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस तिथि को प्रतिवर्ष हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने का निर्णय किस तिथि को लिया गया है? 20 सितंबर को, 17 सितंबर को, 13 सितंबर को या 7 सितंबर को? आपको आंसर देना। हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने की घोषणा क्यों की गई, इसका निर्णय क्यों लिया गया? तो इसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। जब हमारा देश आजाद हुआ और देसी रियासतों का एकीकरण शुरू किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, तो उस समय हैदराबाद ने भारत के साथ जुड़ने से साफ साफ मना कर दिया। हैदराबाद की मंशा थी कि या तो हम पाकिस्तान के साथ जुड़ेंगे या फिर अलग देश बनाएंगे। तो ये कैसे संभव था? भारत के बीचों बीच हैदराबाद था। ये कैसे संभव था कि बीच में हैदराबाद रहेगा, फिर उत्तर भारत दूसरा हो जाएगा और दक्षिण भारत दूसरा हो जाएगा? इसलिए बहुत जरूरी था कि हैदराबाद को किसी भी रूप में भारत के साथ जोड़ा जाए। लेकिन हुआ क्या, हैदराबाद ने मना कर दिया। और जब हैदराबाद से बातचीत हुई हैदराबाद के निजाम से, तो निजाम ने कहा हमको 1 साल का समय दीजिए सोचने के लिए, हम सोचेंगे अभी कि हमको जाना किसके साथ है, पाकिस्तान के साथ जाना है या अलग देश बनाना है या भारत के साथ रहना है। तो भारत के साथ एक समझौता हुआ जिसको स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कहा जाता है। तो भारत और हैदराबाद के बीच में समझौता हो गया, 1 वर्ष का समय दिया गया कि आप सोच लो कि आपको जाना कहाँ है। और जब ये स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हो गया, उसके बाद हैदराबाद में उपद्रव शुरू हो गया। उपद्रव क्या था? वहां पर एक पार्टी का गठन किया गया जिस पार्टी का नाम था एमआईएम। एमआईएम, मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन। और इस एमआईएम नामक राजनीतिक पार्टी ने बहुत सारे रजाकारों को इकट्ठा किया। ये कट्टर लोग थे और इनके द्वारा हिंदुओं की हत्या शुरू कर दी गई। हैदराबाद के निजाम का उद्देश्य था कि हैदराबाद में हिंदुओं की संख्या घटा दी जाए, इनकी हत्या कर दी जाए, और जब कभी जनमत संग्रह कराया जाएगा तो इनकी संख्या कम रहेगी, तो हमको भारत के साथ जुड़ना नहीं पड़ेगा। तो खूब हत्याएं की गई थी। और इन हत्या को देखते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल से नहीं रहा गया और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बिना नेहरू जी को बताए एक सैनिक ऑपरेशन को मंजूरी दे दिया। और इस सैनिक ऑपरेशन को ऑपरेशन पोलो कहा जाता है। ऑपरेशन पोलो के तहत भारतीय सेना हैदराबाद में घुसी और रजाकारों को साफ करते हुए हैदराबाद पे नियंत्रण स्थापित कर लिया। हैदराबाद का निजाम हेलीकॉप्टर से भाग गया पाकिस्तान और इस तरह हैदराबाद भारत के कब्जे में आ गया और हैदराबाद को भारत के साथ जोड़ लिया गया। तो जो हैदराबाद भारत के कब्जे में आया था वो डेट है 17 सितंबर का। तो 17 सितंबर को प्रतिवर्ष हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस। तो ये सारी घटनाएं इसी वजह से हुई थी क्योंकि हैदराबाद में कत्लेआम हो रहा था रजाकारों के द्वारा, हिंदुओं की संख्या घटाई जा रही थी जनमत संग्रह होने पर, जिससे उनको बढ़त मिल सके। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के इस ऑपरेशन पोलो के माध्यम से इनको समाप्त कर दिया गया और हैदराबाद को सैनिक कार्रवाई के माध्यम से भारत के साथ जोड़ लिया गया। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा देख लेते हैं, इससे बनने वाले कुछ और प्रश्नों को जान लीजिए। यहां पर देखिए, भारत सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। तो यह डेट आपको याद रखना है, 17 सितंबर ये डेट है। 12 मार्च 2024 को इस संबंध में गृह मंत्रालय के द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई और भारत के राजपत्र में इसे प्रकाशित किया गया। कब प्रकाशन हुआ इसका? 12 मार्च 2024 को। हुआ क्या था उस समय? देखिए यहाँ पे इसका आंकड़ा है, ये आपको याद रखना है ऐतिहासिक बैकग्राउंड में कि 1947 में भारत की आजादी के समय हैदराबाद का निजाम कौन हुआ करता था? तो निजाम का नाम था मीर उस्मान अली बहादुर। तो हैदराबाद का निजाम कौन था? मीर उस्मान अली बहादुर था और उसका प्रधानमंत्री था जिसका नाम था लायक अली। प्रधानमंत्री का नाम क्या था? लायक अली था। मीर उस्मान अली हैदराबाद को पाकिस्तान के साथ जोड़ना चाहता था। निजाम के वजीर कासिम रिजवी ने
ये वजीर का नाम है कासिम रिजवी। इसने एमआईएम नामक एक पार्टी का गठन किया जिसका फुल फॉर्म है मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन। पार्टी का गठन किया गया और रजाकारों का संगठन बनाकर हिंदुओं का कत्लेआम किया जाने लगा और इसमें लगभग लगभग 2 लाख हिंदुओं का कत्ल किया गया था। तो ये पार्टी बनाई गई और इस पार्टी के द्वारा रजाकारों को इकट्ठा किया गया। रजाकार जो होते हैं वो कट्टर मुस्लिम समुदाय के लोगों को रजाकार कहा जाता था उस समय। तो रजाकारों को इकट्ठा करा करके इस तरह से हिंदुओं का कत्लेआम कराया गया था। तो यहाँ पर ये जो एमआईएम पार्टी है, ये पार्टी आज भी है, आपको जानना चाहिए। एमआईएम पार्टी आज भी है, बस इसमें थोड़ा सा कुछ नया जुड़ गया है, ए आई जोड़ दिया गया है। एआईएम ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये पार्टी आज भी है और इस पार्टी के मुखिया इस समय कौन है? असदुद्दीन ओवैसी। तो ये वही पार्टी है जिसने हैदराबाद में कत्लेआम करवाया था। तो इस तरह से यहाँ का जो वजीर था कासिम रिजवी, इसके द्वारा ये पार्टी बनाई गई और उसके बाद रजाकारों को इकट्ठा करके हिंदुओं की हत्या करवाई गई थी। उसके बाद क्या हुआ? 13 सितंबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऑपरेशन पोलो, ये याद रखना है आपको, हैदराबाद को भारत के साथ कैसे मिलाया गया, किस सैनिक ऑपरेशन के द्वारा? तो ऑपरेशन पोलो के तहत सेना भेजी गई और 17 सितंबर को सेना के माध्यम से हैदराबाद आजाद हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर 17 सितंबर को, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहां हैदराबाद होगा, हैदराबाद हैदराबाद आजाद हो गया। तो जिस दिन हैदराबाद आजाद हुआ था उसी दिन इसको मुक्ति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। तो बात क्लियर हो गई होगी। ऐतिहासिक बैकग्राउंड का ये क्वेश्चन है जो तत्काल में कुछ निर्णय लिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी किया और भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया कि 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, इसकी घटना इतिहास से ली गई है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सन 2024 में संपन्न हुआ लोकसभा चुनाव किस क्रम का लोकसभा चुनाव था? 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, ये किस क्रम का लोकसभा चुनाव था? आपका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल, कुछ लोगों का सही जवाब आ रहा है। क्या होगा? 17वां, 18वां, 19वां या 21वां? तो ये कौन सा चुनाव था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 18वां लोकसभा चुनाव था, बिल्कुल। और तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदभार संभाला है। एक क्वेश्चन और बनता है यहां से, अभी तक ऐसे कितने प्रधानमंत्री हुए हैं जो लगातार 3 बार प्रधानमंत्री का पदभार संभाले हैं? जल्दी से आंसर दीजिए, देखते हैं सही जवाब किसका आता है। अभी तक कितने ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो लगातार 3 बार प्रधानमंत्री पद का शपथ लिए हैं? चलिए आंसर ढूंढते रहिए। अब इसके डिस्क्रिप्शन पे चलते हैं। ये 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाले जितने भी एग्जाम होंगे यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, इसके कुछ आंकड़ों को हम लोग देख लेते हैं, इससे बनने वाले प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। चलिए इसके डिस्क्रिप्शन पे चलते हैं हम लोग। डिस्क्रिप्शन पे आ जाइए, यहां देखिए 2024 का लोकसभा का आम चुनाव 18वां लोकसभा चुनाव था। 18वां लोकसभा चुनाव था। यह चुनाव 7 चरणों में 19 अप्रैल 2024 से 1 जून 2024 के बीच में संपन्न हुआ। तो कितने चरणों में यह चुनाव संपन्न हुआ था? 18वां लोकसभा चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुआ? तो 7 चरणों में यह संपन्न हुआ है। यह भारत के चुनाव इतिहास में दूसरा सबसे लंबा चुनाव था। इतना लंबा चुनाव केवल पहला वाला जो चुनाव हुआ था 1951-52 में, वही इससे ज्यादा लंबा चुनाव प्रक्रिया रहा। दूसरे नंबर का सबसे लंबा यह चुनाव रहा है। तो कह रहा है कि यह भारत के चुनाव इतिहास में दूसरा सबसे लंबा चुनाव था। प्रथम आम चुनाव
अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 के मध्य लगभग 4 महीना की अवधि में आयोजित किया गया था। तो पहला जो आम चुनाव था उसमें 4 महीने लग गए थे। कारण ये था कि लोगों को चुनाव के बारे में पता ही नहीं था। देश नया नया आजाद हुआ था, तो चुनाव क्या होता है, वोट कैसे डाला जाता है, आम जनता को कुछ पता ही नहीं था। तो निर्वाचन आयोग को बड़ी मेहनत करनी पड़ी, घर घर जाके लोगों को समझाना पड़ा कि चुनाव क्या होता है और चुनाव में वोट कैसे डाला जाता है और इसका परिणाम क्या निकलेगा, इससे आगे होगा क्या, यह सब कुछ समझाना पड़ा आम जनता को। इसीलिए इसमें बहुत समय लग गया था। तो सबसे लंबे समय का जो चुनाव रहा वो पहला आम चुनाव था। और ये दूसरा वाला आम चुनाव है जो सेकंड लार्जेस्ट इलेक्शन रहा है भारतीय इतिहास का। इसके अलावा सबसे छोटी अवधि का आम चुनाव कब हुआ था? 1980 वाला, जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया 1975 में। उसके बाद 1977 के लास्ट में आपातकाल हटाया गया। फिर चुनाव हुए, चुनाव में इंदिरा गांधी चुनाव हार गई और पहली बार जनता पार्टी की सरकार बनी। सभी विपक्षी पार्टियां एक साथ आ गई, एक महागठबंधन बनाया और मोरारजी देसाई की अगुवाई में एक सरकार का गठन किया गया। तो मोरारजी देसाई भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री माने जाते हैं। यानी पहली बार 1950 से लेकर 1977 तक केवल कांग्रेस पार्टी का ही प्रधानमंत्री बनता था। पहली बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बना मोरारजी देसाई के रूप में। लेकिन देसाई की सरकार चल नहीं पाई लंबा। चौधरी चरण सिंह ने समर्थन वापस ले लिया, सरकार गिर गई। और जब सरकार गिर गई तो फिर से चुनाव कराया गया। और ये चुनाव कब हुआ था? 1980 में ये चुनाव हुआ था। और इस चुनाव में इंदिरा गांधी फिर से चुनाव जीत गई, कांग्रेस पार्टी फिर से चुनाव जीत गई। तो सबसे छोटी अवधि का चुनाव था, ये केवल 4 दिनों में ही संपन्न हो गया था। तो सबसे लंबी अवधि का चुनाव 1951-52 वाला, सबसे छोटी अवधि का चुनाव 1980 वाला और दूसरा सबसे लंबा चुनाव 2024 वाला चुनाव रहा, 18वां लोकसभा चुनाव। तो बात क्लियर हो गई होगी। एक पॉइंट और है, अर्जुन पुरस्कार विजेता पैरा तीरंदाज शीतल देवी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई राष्ट्रीय आइकान नियुक्त किया गया था। तो यहाँ पे राष्ट्रीय आइकान किसको नियुक्त किया गया, ये नाम जरूर याद रखिएगा। शीतल देवी, ये पैरा तीरंदाज के रूप में रह चुकी हैं। तो इनको ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारतीय निर्वाचन आयोग के आइकान के रूप में इनको नियुक्त किया गया था। तो बात क्लियर हो गई होगी। तो ये इससे संबंधित कुछ बातें हैं। कुछ और आंकड़े देखेंगे अभी हम 2024 के, कुछ और आंकड़ों को देखते हैं हम लोग 2024 के चुनाव को। यहां देखिए 2024 के 2024 के आम चुनाव में कुल मतदान कितना हुआ था, यह भी प्रश्न बन सकता है, एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है। कुल मतदान कितने प्रतिशत का हुआ था? तो 65.79% का मतदान हुआ था, औसतन ये मतदान हुआ था। सबसे अधिक मतदान कहां पे हुआ था? तो लक्षद्वीप में हुआ था। कितना हुआ था? 84.16% का मतदान लक्षद्वीप में हुआ। सबसे कम मतदान कहां पे हुआ? तो सबसे कम मतदान बिहार में हुआ था। कितना हुआ था? 56.19%। सबसे कम मतदान यहाँ पे आंका गया था। निर्वाचन आयोग के जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से हम लोग देख रहे हैं। इसके अलावा अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में मतदान कितना हुआ था? तो ये हुआ था 56.92%। तो ये आंकड़े आपको याद रखने हैं कि पूरे चुनाव में मतदान का औसत क्या रहा, सबसे ज्यादा मतदान किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में रहा, सबसे कम मतदान किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में रहा, उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति रही। उसके बाद मतदान जब संपन्न हुआ तो मतगणना हुई, काउंटिंग शुरू हुआ। तो काउंटिंग कब हुआ था? 4 जून 2024 को इसकी काउंटिंग की गई थी, गणना की गई थी। और चुनाव कितने सीटों पर हुआ था? तो चुनाव हुआ था 542 सीटों पे। वैसे तो 543 सीटें हैं, लेकिन 42 पे ही चुनाव हुआ, क्योंकि एक सीट ऐसा था जहां निर्विरोध कैंडिडेट आ जाते हैं। तो जब निर्विरोध हो गए तो चुनाव कराने की जरूरत ही नहीं थी। तो ये निर्विरोध कैंडिडेट कौन थे? इनका नाम है, सूरत लोकसभा सीट पर बीजेपी के मुकेश कुमार चंद्रकांत दलाल निर्विरोध विजयी घोषित हो गए। तो ये बीजेपी के मेंबर थे और कहां से ये चुनाव जीते? सूरत से चुनाव जीते हैं। ये नाम आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन बन सकता है आने वाले वनडे एग्जामों में कि पूरे लोकसभा चुनाव में कौन सा ऐसा एमपी रहा जो निर्विरोध चुन करके आया था। तो उत्तर हो जाएगा मुकेश कुमार चंद्रकांत दलाल।
ये सूरत से निर्विरोध चुन करके आ गए थे, तो चुनाव हुआ ही नहीं, ये निर्विरोध मेंबर बन गए। इसके अलावा कुछ और आंकड़े हैं हमारे पास, उसको देखते हैं। कुछ और आंकड़े देखते हैं कि चुनाव परिणाम में राजनीतिक पार्टियों की क्या स्थिति रही। तो सबसे ज्यादा सीटें किसको मिली थी? सबसे ज्यादा सीटें मिली भारतीय जनता पार्टी को। कितना मिला था? 240 सीटें। लेकिन यह बहुमत का आंकड़ा नहीं है, ध्यान रखिएगा। बहुमत के आंकड़े के लिए कितना चाहिए था? 272 सीटें चाहिए। टोटल सीटें कितनी है? तो टोटल सीटें 543 हैं बटे 2 और +1 कर दीजिए, जो आएगा वो बहुमत के लिए आंकड़ा चाहिए। तो बहुमत का आंकड़ा किसी ने नहीं छू पाया। तो भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आई। इनको कितना मिला? इनको मिला 240 सीट, जबकि 2019 के चुनाव में इनको टोटल कितना सीट मिला था? तो 2019 के चुनाव में इनको सीट मिला था 303। स्पष्ट बहुमत था इनके पास, लेकिन इस बार ये बहुमत से दूर रह गए और इनका जो मत प्रतिशत था वो 36.56% था। तो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बीजेपी आई, लेकिन बहुमत हासिल नहीं कर पाई। इसके अलावा दूसरे नंबर पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रही। इनको कुल कितनी सीट मिली? इनको 99 सीट मिला, लेकिन बाद में घट करके 98 हो गया। कारण क्या था? राहुल गांधी दो दो स्थानों से चुनाव लड़े थे, तो एक जगह पर इनको इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि दोनों सीटों पर राहुल गांधी चुनाव जीत गए थे और एक सीट उन्होंने वायनाड की सीट छोड़ दिया, तो इनकी सीटें 98 हो गई। तो जीते 99 पे थे, लेकिन सीटें कितनी हो गई? 98 हो गई। इनको कितना प्रतिशत वोट मिला था? तो 21.19% मिला था। पिछले चुनाव में इनको कितनी सीट मिली थी? तो पिछले चुनाव में इनको 52 सीट मिला था। इस बार सीटों की संख्या बढ़ी है। सबसे बेहतर प्रदर्शन अगर किसी का रहा, तो सबसे बेहतर प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की पार्टी का रहा। इनको कुल 37 सीटें प्राप्त हुई, जबकि पिछले चुनाव में इनको केवल 5 सीट मिला था। तो 80 सीटों में से इनको केवल 5 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार इनको कुल 37 सीटें प्राप्त हो जाती हैं। वोट प्रतिशत अगर देखा जाए, तो टोटल वोट का 4.58% इनको वोट मिला। तो समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बनकर उभरती है, जो कि अभी तक राज्य स्तर की पार्टी है, लेकिन उसके बावजूद राष्ट्रीय चुनाव में इन्होंने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है। तो 37 सीटों पर ये विजयी हुए। चौथे नंबर पे आ जाएंगे तो देखेंगे ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। इनको कुल 29 सीटें मिली। वोट प्रतिशत देखेंगे तो 4.37% मिला। पिछले चुनाव में इनको कितना सीट मिला था? तो पिछले चुनाव में इनको 22 सीटें प्राप्त हुई थी। ये पूरा एक आंकड़ा है, एक चार्ट है जो आपको ध्यान में रखना है। पांचवें नंबर पे आएंगे तो डीएमके पार्टी है, और डीएमके पार्टी को इस बार कुल 22 सीटें मिली हैं, जबकि पिछले चुनाव में इनको 2 सीट ज्यादा मिला था, 24 सीटें थी। वोट प्रतिशत देखेंगे तो 1.82% का वोट वैल्यू इनका रहा है। छठे नंबर पे तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी है, इनको 16 सीट मिला और वोट प्रतिशत 1.98% रहा। और पिछले चुनाव में इनका प्रदर्शन बहुत हल्का था, इस बार इनका प्रदर्शन बेहतर रहा है। 3 के जगह पे ये 16 सीटों पर विजयी होने पे कामयाब रहे हैं। आगे है जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू। इनको कितनी सीट मिली है? 12 सीट मिली। पिछले चुनाव में कितना मिला था? तो पिछले चुनाव में इनको 16 सीटें मिली थी। अगर मत प्रतिशत देखेंगे तो 1.25% का मत प्राप्त हुआ है। तो ये तो एक चार्ट है जो 2019 के लोकसभा चुनाव का, आम चुनाव का आंकड़ा व्यक्त करता है। तो ये चार्ट आपको ध्यान में रखना है, यहां से कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकता है एग्जामिनर। 2024 के करंट अफेयर्स में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आगे आने वाले कम से कम 6 महीने तक के एग्जामों में ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और आंकड़े देखते हैं। आगे देखिए, इस चुनाव से संबंधित कुछ और आंकड़े हैं। क्वेश्चन है कि सबसे अधिक मतों से जीतने वाला सदस्य कौन था? सबसे अधिक मतों से जीतने वाला सदस्य कौन है? तो उनका नाम है रकीबुल हुसैन, जो असम के हैं और इंडियन नेशनल कांग्रेस कांग्रेस पार्टी के मेंबर हैं, चुनाव जीत के आए हैं। और कितना मत प्राप्त हुआ है? 10,12,496 मतों से ये विजयी हुए हैं। तो सबसे ज्यादा
मत प्राप्त करने वाले, सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाले जो सदस्य हैं वो रकबुल हुसैन है। ये आपको नाम याद रखना है। कहां से ये चुनाव जीते हैं? तो असम से चुनाव जीते हैं। दूसरा, कितनी महिला सदस्य विजयी हुई हैं इस चुनाव में? तो आंसर क्या हो जाएगा? 74। कितनी महिला सदस्य चुनाव जीती हैं? तो 74 महिलाएं चुनाव जीतने में कामयाब हुई है। सबसे युवा एमपी की अगर हम बात करें, सबसे युवा सांसद कौन विजयी हुए हैं? तो सबसे युवा सांसद का नाम है पुष्पेंद्र सरोज। 25 वर्ष मात्र इनकी आयु है और ये उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से चुनाव जीते हैं। कहां से? उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से ये चुनाव जीत करके आए हुए हैं। तो इनका नाम क्या है? पुष्पेंद्र सरोज। ये नाम आपको याद रखना है, जो सबसे युवा सांसद है। सबसे युवा महिला सांसद की अगर बात करें, तो सबसे युवा महिला सांसद के रूप में कौन चुनाव जीत के आई हैं? तो इनका नाम है प्रिया सरोज। देखिए, दोनों के नाम के साथ सरोज लगा हुआ है, तो याद करने में आसानी हो जाएगी। पुरुष वर्ग में भी सरोज है, महिला वर्ग में भी सरोज है, तो याद करने में आसानी होगी आपको। तो यहाँ पे पुष्पेंद्र सरोज है और महिला में प्रिया सरोज है। इनका भी उम्र कितना है? 25 वर्ष है और न्यूनतम आयु भी यही होनी चाहिए। 25 वर्ष की आयु पूरा करने पर ही कोई भी व्यक्ति एमपी का चुनाव लड़ सकता है, लोकसभा का सदस्य बन सकता है। और ये कहाँ की रहने वाली हैं? यूपी की हैं। कहाँ से चुनाव लड़ी? मछली शहर से चुनाव लड़ी हैं। तो इस तरह से दोनों उत्तर प्रदेश के हैं सबसे युवा सांसद, चाहे वो मेल में हो चाहे फीमेल में हो, पुरुष या महिला में। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। 9 जून 2024 को नरेंद्र मोदी के द्वारा लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री का शपथ लिया गया। तो ये शपथ कब लिया गया इनके द्वारा? 4 जून को मतगणना हुई थी और 9 जून को इन्होंने शपथ ग्रहण किया है और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ लेने वाले ये दूसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं। यही तो क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था कि लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनने वाले अभी तक कितने प्रधानमंत्री हुए हैं? तो केवल 2। एक जवाहरलाल नेहरू थे और एक नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। ठीक ना? तो ये कुछ आंकड़े हो गए 2024 के आम चुनाव यानी लोकसभा चुनाव से संबंधित। इन आंकड़ों को आप ध्यान में रखिएगा और आगे आने वाले एग्जामों के लिए यह महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय ने संसदीय विशेषाधिकार से संबंधित नोट फॉर वोट मामले पर ऐतिहासिक निर्णय कब सुनाया? नोट फॉर वोट एक बहुत ही पेचीदा मामला सामने आया था पार्लियामेंट में कि कुछ संसद के सदस्य ऐसे हैं जो पैसा लेकर क्वेश्चन पूछते हैं पार्लियामेंट में, इसके अलावा कुछ और इस तरह की एक्टिविटी करते हैं। तो उच्चतम न्यायालय ने इस पर अपना निर्णय सुनाया और इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो उच्चतम न्यायालय ने संसदीय विशेषाधिकार से संबंधित नोट फॉर वोट मामले पर ऐतिहासिक निर्णय कब सुनाया? जल्दी से उत्तर दीजिए, देखते हैं सही जवाब किसका आता है। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास, देखते हैं सही जवाब कौन देता है। उच्चतम न्यायालय ने संसदीय विशेषाधिकारों से संबंधित नोट फॉर वोट मामले में ऐतिहासिक निर्णय कब सुनाया? तो आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा, कौन सा आंसर होगा? जल्दी से बताइए सारे लोग। करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, यानी 4 मार्च 2024 को इस मामले पर ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है उच्चतम न्यायालय ने। क्या निर्णय दिया है, क्या मामला है, इसके डिस्क्रिप्शन में चलते हैं और देखते हैं कि मामला क्या है। 4 मार्च 2024 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अध्यक्षता वाली 7 सदस्यीय खंडपीठ ने, 7 मेंबर थे इसमें, 7 सदस्यीय खंडपीठ ने यह ऐतिहासिक निर्णय दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की इस संवैधानिक खंडपीठ ने सीता सोरेन बनाम भारत संघ वाद की सुनवाई करते हुए 1998 के पीवी नरसिम्हा राव बनाम राज्य के 5 सदस्यीय निर्णय को खारिज कर दिया। तो एक पुराना निर्णय था सुप्रीम कोर्ट का 1998 का, 5 जजों की खंडपीठ ने
ये निर्णय सुनाया था, इस निर्णय पर पुनर्विचार किया गया है और इस पुनर्विचार के माध्यम से इस निर्णय को पलट दिया गया, इस निर्णय को खारिज कर दिया गया है। क्या कहा गया? अब सांसदों तथा विधायकों को भाषण या वोट के लिए रिश्वत लेने के मामले में संसदीय विशेषाधिकारों के तहत प्रतिरक्षा प्राप्त नहीं होगा। तो आप जानते हैं कि लोकसभा सदस्य यानी संसद सदस्य और विधानसभा के सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त है और उस विशेषाधिकार के कारण वो अपने कृत्यों के निर्वहन करते समय किसी कार्य के लिए जिम्मेदार नहीं होते। लेकिन अगर पैसा लेकर रिश्वत लेके क्वेश्चन पूछा जाएगा, वोट किया जाएगा, तो अब ये इनके विशेषाधिकारों के अंतर्गत नहीं आएगा। इसी मामले पर यह निर्णय सुनाया गया है सुप्रीम कोर्ट का। तो एक पुराना निर्णय था 1998 वाला, उस निर्णय को पलट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने और सीता सोरेन बनाम भारत संघवाद के मामले में सुनवाई करते हुए ये निर्णय सुनाया गया है। अब कोई भी एमपी या एमएलए पैसा लेकर रिश्वत लेके अगर क्वेश्चन पूछेगा या वोट डालेगा तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विशेषाधिकार उनको बचा नहीं सकते। तो यहां पर कहा गया है कि अब सांसदों तथा विधायकों को भाषण या वोट के लिए रिश्वत लेने के मामले में संसदीय विशेषाधिकार के तहत प्रतिरक्षा प्राप्त नहीं होगा, यानी संसदीय विशेषाधिकार इनको बचाएंगे नहीं। साथ ही साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1998 के तहत उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, यानी अब वो जेल जाएंगे अगर पैसा लेके क्वेश्चन पूछेंगे या फिर वोट डालेंगे। तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। यह मामला संविधान के अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 194 टू के व्याख्या से संबंधित था, जो सांसदों तथा विधायकों के विशेषाधिकारों से संबंधित था। तो आप जानते हैं कि एमपी और एमएलए इन लोगों को कुछ विशेषाधिकार मिला हुआ है जिसका वर्णन इन दो अनुच्छेदों में है। तो अभी तक ये माना जाता था कि अगर एमपी एमएलए कोई भी प्रश्न पूछता है, वोटिंग करता है, तो उसका विशेषाधिकार है, बाहर का कोई कानून उस पर लागू नहीं होगा। तो कुछ सांसद पकड़े गए जो रिश्वत लेकर क्वेश्चन पूछ रहे थे, वोटिंग कर रहे थे। तो ये ऐतिहासिक फैसले को पलट दिया, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को पलट दिया, जुडिशियल रिव्यू कर दिया और इसके माध्यम से अब ये कार्रवाई की जाएगी इन एमपी और एमएलए के ऊपर जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देंगे। तो ये अनुच्छेद 105 टू और अनुच्छेद 194 टू के व्याख्या से संबंधित था। तो नई व्याख्या आ गई है, संसदीय विशेषाधिकार इन पे उस समय लागू नहीं होगा जब ये रिश्वत लेके क्वेश्चन पूछेंगे पार्लियामेंट में या फिर वोटिंग करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के द्वारा चुनावी बांड योजना को कब असंवैधानिक घोषित किया गया? चुनावी बांड योजना, आप जानते हैं कि जब चुनाव नजदीक आता है तो बहुत सारे पूंजीपति, बहुत सारे लोग राजनीतिक पार्टियों को बहुत सारा धन देते हैं जिसको चंदा कहा जाता है, फंड देते हैं। तो ये फंड्स को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है उच्चतम न्यायालय के द्वारा। इसको अभी तक गोपनीय रखा जाता था, लेकिन उच्चतम न्यायालय के इस फैसले के बाद सारे लोगों को, सारे राजनीतिक पार्टियों को अपना फंड्स बताना पड़ा कि हमको इस बार कितना चंदा मिला है। तो उसी से ये क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा चुनावी बांड योजना को कब असंवैधानिक घोषित किया गया? चुनावी बांड योजना को कब असंवैधानिक घोषित किया गया? आंसर क्या होगा आपका? चुनावी बांड योजना को कब असंवैधानिक घोषित किया गया? तो यह घोषणा की गई है 15 फरवरी 2024 को किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया और उसके बाद फिर आगे चुनाव हुआ है 2024 का, लोकसभा का 18वां लोकसभा का चुनाव। इससे संबंधित कुछ डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। 15 फरवरी 2024 को उच्चतम न्यायालय की 5 सदस्यीय खंडपीठ ने चुनावी बांड योजना को असंवैधानिक घोषित कर दिया। क्या है इसमें? साथ ही साथ इस योजना को रद्द किए जाने का भी निर्णय लिया गया कि अब यह बांड योजना नहीं चलेगा। अपने निर्णय को प्रभावी बनाने के लिए चुनावी बांडों के जारीकर्ता भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई को 12 अप्रैल 2019 से अब तक खरीदे गए चुनावी बांडों का विवरण निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। तो आप जानते हैं चुनावी बांड कौन जारी करता है?
तो ये चुनावी बांड जो है ये एसबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। तो कहा गया कि जो हमारा निर्वाचन आयोग है, भारतीय निर्वाचन आयोग, 2019 से लेके 2024 तक जितना चुनावी बांड जारी किया गया उसका पूरा डाटा वो निर्वाचन आयोग के सामने प्रस्तुत करे। इससे पता चलेगा कि किस पार्टी को कितना चंदा प्राप्त हुआ है इन निर्वाचन बांडों के माध्यम से। उच्चतम न्यायालय ने रेखांकित किया कि चुनावी बांड योजना के तहत राजनीतिक दलों के वित्त पोषण यानी पॉलिटिकल फंडिंग को गुप्त रखना अनुच्छेद 19(1) ए के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। आप जानते हैं संविधान का अनुच्छेद 19 है और 19 का जो पहला खंड है उसका पहला जो उपखंड है वो वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है और उसी में प्रेस की स्वतंत्रता भी आती है, उसी के तहत सूचना का अधिकार भी आता है। तो किसको कितना पॉलिटिकल फंडिंग मिला है ये पब्लिक को जानने का हक है, तो अब इसको गुप्त नहीं रखा जा सकता, इसको बताना पड़ेगा। तो निर्देश दिया गया कि निर्वाचन आयोग के सामने इसको प्रस्तुत किया जाए और ये पब्लिक डोमेन में पहुंच जाए। तो ये निर्देश दिया गया है क्योंकि ये अनुच्छेद 19 फर्स्ट ए का सीधा सीधा उल्लंघन करता है। यहां पर देखिए न्यायालय ने नए चुनावी बांडों को जारी करने पर रोक लगा दी है और उच्चतम न्यायालय ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29C(1), इसके अलावा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 182(3), इसके अलावा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 13A(b) को भी असंवैधानिक घोषित कर दिया है। तो जहां जहां पर इसका चर्चा था, चाहे वो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम हो, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एक्ट हो, चाहे वो कंपनी अधिनियम हो या आयकर अधिनियम हो, इसमें इससे संबंधित जितनी धाराएं थी चुनावी बांड से संबंधित, उन सभी धाराओं को असंवैधानिक घोषित कर दिया, यानी अब वो शून्य हो जाएंगे। उच्चतम न्यायालय ने यह माना कि राजनीतिक दलों को असीमित कारपोरेट वित्त पोषण की अनुमति प्रदान करना संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। तो कोई भी कार्य अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है तो वो कार्य नहीं हो सकता। तो चूंकि अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है तो इस पे रोक लगा दिया, इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया। अब कुछ आंकड़े देख लीजिए इसका। चुनावी बांड से चंदा प्राप्त करने वाले शीर्ष राजनीतिक दल, किस राजनीतिक दल को कितना चंदा मिला 2019 से लेकर 2024 तक, यानी 5 वर्षों में कितना चंदा मिला है किस पार्टी को, आंकड़े आपके सामने हैं, आप अंदाजा लगा लीजिए। देखिए शुरुआत करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। तो बीजेपी को कितना पॉलिटिकल फंडिंग मिला है, 6060.51 करोड़ रुपए। 6060.51 करोड़ रुपए चंदे के रूप में प्राप्त हुआ है बीजेपी को। सबसे ज्यादा चंदा अगर किसी को मिला है किसी पार्टी को तो बीजेपी को मिला है। दूसरे नंबर पे आएंगे तो दूसरे नंबर पे अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस है और इनको कितना मिला है, 1609.53 करोड़ रुपए का चंदा प्राप्त हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करेंगे तो 1421.85 करोड़ रुपए का चंदा प्राप्त हुआ। भारत राष्ट्र समिति बीआरएस की बात करें तो 1214.61 करोड़ रुपए का चंदा प्राप्त हुआ और बीजू जनता दल की बात करें तो इनको 775.50 करोड़ रुपए का चंदा प्राप्त हुआ। सबसे ज्यादा चंदा किनको मिला है भाई, तो सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी को मिला है। 6000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा चंदा इनको प्राप्त हुआ है। तो ये आंकड़े हैं 2019 से लेके 2024 तक का, जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा रिलीज किया गया है। तो ये आंकड़ा कब से कब तक का है, तो ये आंकड़ा है 2019 से लेकर के 2024 तक का। यहां देखिए चुनावी बांड किसी भी व्यक्ति या कारपोरेट निकाय के द्वारा खरीदा जा सकता था जिस पर खरीदने वाले या प्राप्त करने वाले का नाम नहीं लिखा होता था, इसीलिए तो ये गुप्त था। ना खरीदने वाले का नाम है ना बेचने वाले का नाम है, बस
बांड बनवा करके पार्टी को दे दिया जाता था और पार्टी 15 दिन के अंदर उसको जाकर के भुगतान करा लेती थी। चुनावी बांड को केवल पात्र राजनीतिक दलों द्वारा ही भुनाया जा सकता था। न्यूनतम 1% मत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल, जिनको कम से कम 1% का वोट मिला हो, उन्हीं को ये अधिकार था। 15 दिन में बांड न भुनाने पर वह प्रधानमंत्री राहत कोष में चला जाता, प्रधानमंत्री राहत कोष में यह चला जाता। तो इसीलिए 15 दिन के अंदर इसको भुनाना आवश्यक था। तो अब यह असंवैधानिक घोषित हो चुका है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी हाल ही की घटनाएं हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव कराया गया है और आप जानते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर में यह पहला विधानसभा चुनाव है, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A को हटा दिया गया और जम्मू कश्मीर को दो राज्यों में तोड़ दिया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, लेकिन लद्दाख को प्लेन केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और जो जम्मू कश्मीर बना, ये विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो जब यहाँ मामला ठीक हो गया तो यहाँ चुनाव कराने की घोषणा की गई। तो अभी हाल ही में संपन्न हुआ है चुनाव 2024 में, पिछले महीने में। और इस चुनाव में किस राजनीतिक पार्टी को सबसे ज्यादा सीट प्राप्त हुई है, उसके बारे में क्वेश्चन कर रहा है और इससे संबंधित कुछ और आंकड़े भी हम लोग देखेंगे। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 में सबसे अधिक सीटें किस राजनीतिक दल को प्राप्त हुई है? भारतीय जनता पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, यह कॉन्फ्रेंस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या निर्दलीय सदस्यों को? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा? सबसे ज्यादा सीटें किसको मिली हैं? उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला की पार्टी, उनके दादाजी शेख अब्दुल्ला। कौन सी पार्टी है? नेशनल कॉन्फ्रेंस, एनसी। बिल्कुल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? नेशनल कॉन्फ्रेंस को सबसे ज्यादा सीटें प्राप्त हुई हैं और उमर अब्दुल्ला यहां के मुख्यमंत्री बनाए जा चुके हैं। अब इससे संबंधित कुछ आंकड़े देख लीजिए। अभी ये मामला चल ही रहा है। 2024 के चुनाव में सबसे अधिक 42 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस को कितना मिला है? 42 सीट मिला है। भारतीय जनता पार्टी को 29 सीट, 6 सीट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, इसके अलावा 3 सीट पीपुल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी, महबूबा मुफ्ती वाली पार्टी, उसको प्राप्त हुई है। तो ये चुनावी आंकड़ा है। सबसे ज्यादा सीटें 42 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला की पार्टी को मिला है। दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी है 29 सीटों के साथ, कांग्रेस पार्टी को 6 सीटें मिली हैं। इसके अलावा जो पीडीपी है उसको 3 सीट मिली है और बाकी जो पार्टियां हैं जो निर्दलीय विधायक हैं वो लोग भी चुनाव जीत करके आए हुए हैं। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35A हटने के बाद यह पहला विधानसभा चुनाव हुआ है। इसके पहले तो यह पूर्ण राज्य हुआ करता था, लेकिन अब यह केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। तो इसका यह पहला आम चुनाव है। 16 अक्टूबर 2024 को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के प्रथम मुख्यमंत्री पद उमर अब्दुल्ला ने संभाला है। तो पहले मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हैं? उमर अब्दुल्ला, जो कि फारूक अब्दुल्ला के पुत्र हैं और शेख अब्दुल्ला के पोते हैं। ठीक ना? शेख अब्दुल्ला वही व्यक्ति हैं जो जम्मू कश्मीर में 370 और 35A लाने के लिए सारा प्रयास किए थे। उन्हीं की वजह से 370 और 35A आया था। कभी समय रहेगा तो हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे, शेख अब्दुल्ला और 370 35A के विषय में क्या क्या घटनाएं थी उस समय की। तो यहाँ पर उमर अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री बनाया गया है और सुरेंद्र कुमार चौधरी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो इस तरह से ये दोनों नाम आपको याद रखना है। एक नई चीज और जुड़ गई है इसमें कि पहली जो कैबिनेट की मीटिंग हुई है
पहली जो कैबिनेट की मीटिंग हुई है जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की अगुवाई में, इस मीटिंग में एक प्रस्ताव पास किया गया है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। ये प्रस्ताव पास हो गया है जम्मू कश्मीर में, और अब इस प्रस्ताव को लेके ये दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में इसकी मांग करेंगे। अब देखिए आगे केंद्र की सरकार क्या करती है, इस प्रस्ताव को स्वीकार करती है कि नहीं करती है। अगर स्वीकार करेगी तो जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया जाएगा। तो ये सारी घटनाएं जम्मू कश्मीर से संबंधित है। तो ये अगले क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन था। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और कुछ अन्य चीजें देखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों को हम लोग समझ लेते हैं। अभी हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं इस 2024 में, उन नियुक्तियों को देख लेते हैं हम लोग। पहला देखिए, पहला हम लोग देखेंगे पहला है श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो ये 24 सितंबर 2024 को नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति की गई है। तो नए प्रधानमंत्री कौन बनाए गए हैं? हरिनी अमरसूरिया, ये श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। 24 सितंबर 2024 को इन्होंने कार्यभार संभाला है। इसी के साथ श्रीलंका के नए राष्ट्रपति भी बनाए गए हैं, और ये कब बने हैं? 23 सितंबर 2024 को, और इनका नाम क्या है? अनुरा दिसावायके। अनुरा दिसावायके श्रीलंका के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इनका नाम है जाफर हसन, और ये कब बनाए गए? 15 सितंबर 2024 को, यानी पिछले महीने की ज्यादातर घटनाएं हैं। तो ये जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इसके अलावा थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री पैटोगार्टन सिनावात्रा, ये नए प्रधानमंत्री बने हैं, और इनको कब बनाया गया है? ये बने हैं 16 अगस्त 2024 को। इसके अलावा एस्टोनिया के नए प्रधानमंत्री कौन बनाए गए हैं? 23 जुलाई 2024 को एस्टोनिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं, और इनका नाम क्या है? क्रिस्टन मिशल। क्या है? क्रिस्टन मिशल। इसके अलावा नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं दिक सुख। नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं 2 जुलाई 2024 को, इनको नीदरलैंड का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। अगला है पनामा के नए प्रधानमंत्री। तो पनामा के नए प्रधानमंत्री 1 जुलाई 2024 को नियुक्त हुए हैं। इनका नाम है जोस राउल मुलिनो। तो ये पनामा के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए। अगला है स्लोवाकिया। स्लोवाकिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो 15 जून 2024 को स्लोवाकिया के नए प्रधानमंत्री, नए राष्ट्रपति की नियुक्ति हुई है, और इनका नाम है पीटर पेलेग्रिनी। पीटर पेलेग्रिनी को स्लोवाकिया का नया राष्ट्रपति बनाया गया है। इसके अलावा कुछ और नियुक्तियां हैं, उसको भी देख लेते हैं। आगे है कांगो की पहली महिला राष्ट्रपति। तो इनको 12 जून 2024 को कांगो की पहली महिला राष्ट्रपति बनाया गया, और इनका नाम क्या है? नाम थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा है, एक बार दो बार आप बोलेंगे तो नाम याद हो जाएगा। जुडिथ सुमिनवा तुलुका इनका पूरा नाम है। इनको कांगो का पहला महिला राष्ट्रपति बनाया गया है। इसके अलावा ताइवान के नए राष्ट्रपति ये 20 मई 2024 को बने हैं, और इनका नाम है लाई चिंगते। क्या नाम है इनका? लाई चिंगते। इसके अलावा लिथुआनिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इनका नाम है गीटानास नौसेदा। इसके अलावा आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री अभी हाल ही में कौन बने हैं? इनका नाम है साइमन हैरिस। 37 वर्ष की आयु में आयरलैंड के प्रधानमंत्री बन गए हैं, और अप्रैल 2024 में इनको प्रधानमंत्री बनाया गया है। इसके अलावा आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इनका नाम है वज्रनी वेनेडिक्सन। तो ये आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। इसके अलावा फिनलैंड के नए राष्ट्रपति बने हैं, ये मार्च 2024 में इनको बनाया गया है, और इनका नाम क्या है? अलेक्जेंडर स्टर्ब। अलेक्जेंडर स्टर्ब। इसके अलावा डेनमार्क के नए सम्राट
कौन घोषित हुए हैं? तो इनका नाम है फ्रेडरिक दसम। क्या नाम है इनका? फ्रेडरिक दसम। और इनको कब नियुक्त किया गया है? तो ये 14 जनवरी 2024 को डेनमार्क के नए सम्राट बने हैं। इसके अलावा फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? गैब्रियल अट्टल फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं और ये जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री के पदभार को संभाला है। इसके अलावा कुवैत के नए प्रधानमंत्री, इनका नाम देखिए थोड़ा लंबा है। ये पूरा नाम है इनका शेख मोहम्मद सबा अल सलेम। शेख मोहम्मद सबा अल सलेम इनका पूरा नाम है। ये कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये सारी कुछ नई नियुक्तियां हैं 2024 की। जनवरी से लेकर के सितंबर महीने तक ये राष्ट्राध्यक्षों, शासनाध्यक्षों की नियुक्तियां हैं। तो ये आपका नियुक्तियों से संबंधित कुछ बातें हो गई। और अभी आ, आज और कल की कुछ घटनाएं चल रही हैं, आप लोग इसके न्यूज के टच में होंगे। इस समय भारत के प्रधानमंत्री रूस दौरे पर हैं और वहां पे ब्रिक्स समिट चल रहा है, यानी ब्रिक्स देशों का सम्मेलन आयोजित किया गया है, रूस की अध्यक्षता में आयोजित किया गया है। और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हुए हैं और बहुत सारा कार्य यहाँ पे हो रहा है। यहाँ भारत और चीन के बीच में एक समझौता पत्र साइन हुआ है और इस समझौते के माध्यम से जो गलवान घाटी में झड़प हुई थी, उसके बाद कोई द्विपक्षीय वार्ता नहीं हो पाई थी भारत और चीन के बीच में, वो मामला सुलझ गया है। और दोनों देश इस बात को स्वीकार कर लिए हैं कि 2020 के पहले की स्थिति में हम लोग वापस लौट जाएंगे। इस तरह का एक जो टकराहट भारत और चीन के बीच में था, वो टकराहट और दूर होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा ब्रिक्स पे पर भी चर्चा चल रही है। एक नया ट्रांजैक्शन सिस्टम बनाने पे बात हो रही है ब्रिक्स पे, और पुराना जो सिस्टम था उसको हटा के ब्रिक्स पे काम किया जाएगा। ये रूस इसको लॉन्च करने वाला है, सारे लोगों के सामने ये बातें रखी गई हैं। तो ये तमाम चीजें चल रही हैं वर्तमान समय में, आप लोग न्यूज के टच में होंगे ही। तो ब्रिक्स सम्मेलन 23 और 24 अक्टूबर को निर्धारित किया गया था, जो चल रहा है। तो आज भी इस सम्मेलन में नरेंद्र मोदी वहां पे हिस्सा ले रहे हैं और बहुत सारे नई चीजें आने वाली हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में ब्रिक्स सम्मेलन में क्या क्या हुआ, नेक्स्ट क्लास में हम लोग उस पर भी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या घटनाएं हुई हैं। तो जम्मू कश्मीर में जो मामला चल रहा है उसको लेकर के, ब्रिक्स सम्मेलन में जो चीजें चल रही हैं उसको लेकर के, इसको जोड़ करके हम लोग अगले क्लास में, नए क्लास में नए तरीके से नए आंकड़ों के साथ उपस्थित होंगे। तो आज का क्लास करंट अफेयर्स के क्लास में आज इतना ही था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ नई चीजें लेकर के उपस्थित होंगे। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। और हर बार की तरह आप लोगों से एक ही अपील है कि जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, अन्य लोगों तक पहुंचाएं। इसी नोट के साथ आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।